माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और ये मेरा उसी चैप्टर पे 7th वीडियो है। ओके, इससे पहले मैं 6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन और पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, पॉलिटिकल कॉजेस का फर्स्ट कॉज दैट इज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन को एक्सप्लेन की हूँ। पार्ट 2 में सोशल रिलीजियस कॉजेस, पार्ट 3 में इकोनॉमिक कॉजेस, सॉरी पार्ट 2 में पॉलिटिकल कॉजेस का बाकी जो रह गया था पॉइंट्स उसे डिस्कस की हूँ। पार्ट 3 में सोशल रिलीजियस कॉजेस, पार्ट 4 में इकोनॉमिक कॉजेस, पार्ट 5 में मिलिट्री एंड इमीडिएट कॉजेस और पार्ट 6 में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 13 पॉइंट्स थे, जिसमें से मैंने 11 पॉइंट्स को पार्ट 6 वाले वीडियो में एक्सप्लेन की हूँ। ओके, आज के वीडियो में पार्ट 7 में हम बाकी जो 2 पॉइंट्स रह गए हैं दैट इज चेंजेस इन द आर्मी एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा ड्रॉबैक्स ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड नेचर ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसे भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चेंजेस इन द आर्मी। सी, आर्मी में चेंजेस लाने का मेन एम क्या था? मेन एम ये था कि आर्मी का जो प्रपोर्शन है, रेशियो है, यूरोपियन ट्रूप्स और इंडियन ट्रूप्स ऐसा हो जैसे कि इंडियन ट्रूप्स के पास इतना पावर ना आए कि वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन यूरोपियंस के अगेंस्ट उठा पाए, क्योंकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में एक मेन कॉज ये था कि जो नंबर ऑफ इंडियन ट्रूप्स थे, नंबर ऑफ इंडियन सिपाही सोल्जर्स थे, वो यूरोपियन सोल्जर्स से बहुत ज्यादा थे। सो इट वाज इजी फॉर देम टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। ओके, सो जो भी मिस्टेक्स ब्रिटिश 1857 से पहले किए थे वो सब वो लोग नहीं दोहराना चाहते थे, इसलिए बहुत सारे चेंजेस आर्मी में किया गया। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट। द स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन ट्रूप्स इन इंडिया was increased. Ratio of European to Indian troops was 1:2 in the Bengal Army, 2:5 in the Madras and Bombay Army, and the number of Indian sepoys should not exceed twice that of European troops. The main idea was that the number of Indian sepoys should not exceed twice that of European troops. Okay, so जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो नंबर था पहले इंडियन सोल्जर्स या सिपाहीज का बहुत ज्यादा था यूरोपियन ट्रूप्स से, तो वही एरर को रेक्टिफाई करने के लिए एक रेशियो बनाया गया। बंगाल आर्मी में रेशियो था कि 1:2 मींस फॉर 1 यूरोपियन सोल्जर देयर वुड बी 2 इंडियन सोल्जर्स। ओके, और मद्रास और बॉम्बे आर्मी में 2:5 का रेशियो था, मींस 2 यूरोपियन सोल्जर्स फॉर 5 इंडियन सोल्जर्स। ओके, बट ये जो रेशियो था वो उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा था, बट बेसिकली ये आइडिया था कि जो भी आर्मी हो, जो भी रेजिमेंट हो, हर रेजिमेंट में ऐसा हो कि जो इंडियन नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स है वो इंग्लिश यूरोपियन ट्रूप्स के ट्वाइस से ज्यादा नहीं हो सकते। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज यूरोपियन ट्रूप्स were kept in key geographical and military positions. ये एक तो फ्लॉ था यूरोपियन, ये एक तो फ्लॉ था जो ब्रिटिशर्स 1857 में किए थे, that is in all the key geographical and military points the Indian soldiers were kept, isn't it? तो वो फ्लॉ को रेक्टिफाई करने के लिए इस बार ऐसा किया गया कि जो भी मिलिटरीली या ज्योग्राफिकली जो भी इम्पोर्टेंट मिलिट्री के हिसाब से या ज्योग्राफिकली जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी इम्पोर्टेंट पोजीशंस प्लेसेस है, वहां पर यूरोपियन ट्रूप्स को रखा गया, ना कि इंडियन सोल्जर्स को। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इंडियंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑफिसर कॉर्प्स। ये तो पहले भी था, मींस 1857 से पहले भी, मींस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले भी इंडियंस को हायर पोजीशंस इन द आर्मी नहीं दिया जाता था, इसलिए वही पॉलिसी को ये लोग आगे बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंटेन करके रखे। कोई भी इंडियंस को हायर पोजीशन, मिलिट्री में हायर पोजीशन नहीं दिया गया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन, दैट इज वेपन्स एंड एम्यूनिशंस
were never placed under the charge of Indians. All Indian artillery units, with the exception of a few mountain units, were disbanded. अब ये लोग नहीं चाहते थे कि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूज करें, इसलिए पहले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन सोल्जर्स को भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस दिया जाता था। बट ये वॉर होने के बाद इंडियन सोल्जर्स को और आर्म्स एंड एम्यूनिशंस नहीं दिया जा रहा था, और जितने भी आर्टिलरी यूनिट्स है सबको डिसबैंड कर दिया गया था, मतलब सब बंद करवाया गया था, सब डिसबैंड कर दिया गया था, एक्सेप्ट सम माउंटेन यूनिट्स, जो माउंटेन एरियाज में कुछ यूनिट्स है उनको छोड़कर बाकी सब आर्टिलरी यूनिट्स को डिसबैंड कर दिया गया था। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रीजन एंड रिलीजन वाज प्रैक्टिस्ड इन द रिक्रूटमेंट टू द आर्मी। रिक्रूटमेंट टू द आर्मी मीन्स आर्मी में जब सिलेक्शन करे थे तब भी कास्ट, रीजन और रिलीजन, इसके बेसिस पर वो लोग डिस्क्रिमिनेशन शो कर रहे थे। मतलब जब हो रहा है रिक्रूटमेंट, वो टाइम में वो रीजन में वो लोग कौन से रिलीजन या जो कास्ट या रिलीजन उनको सपोर्ट कर रहा होगा, वो कास्ट और रिलीजन के लोगों को वो लोग अपने आर्मी में ले लेते। फिर और कहीं पे ऐसे रिक्रूटमेंट चल रहा है तो फिर वो जगह पे जो कास्ट रिलीजन उनको सपोर्ट करे, जो कास्ट और रिलीजन के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लोगों को वो ले रहे थे। ऐसे करके डिस्क्रिमिनेशन शो कर रहे थे, बाकी सब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर शो कर रहे थे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द सिक्स्थ वन। इन ऑर्डर टू डिस्करेज नेशनलिज्म, measures such as introduction of caste and community in most regiments were taken. Nationalism was really a threat for the Europeans. Okay, nationalism कब होता है? जब यूनिटी होता है, जब सबके मन में ये एक फीलिंग होता है कि हम सब एक है, isn't it? और वो फीलिंग तब होगा जब सबके साथ इक्वली, जब सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबके साथ इक्वली बिहेव किया जाएगा, isn't it? बट ऐसे नेशनलिज्म को होने से बचने के लिए ब्रिटिशर्स क्या किए थे, मिलिट्री में भी, आर्मी में भी एक डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिए थे। मतलब कि जो लेट्स सी दिस मेजर्स सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी इन मोस्ट रेजिमेंट्स वेयर टेकन। मतलब पंजाब रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट, ऐसे जो प्लेसेस या फिर कास्ट और रिलीजन, जट रेजिमेंट, ऐसे सब पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर रेजिमेंट्स वो लोग फॉर्म कर रहे थे, ताकि इंडियन सोल्जर्स, तो वो सब जितने भी काम कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के अंडर में, सब कोई इंडियन सोल्जर्स है, बट फिर भी उनमें वो वननेस, वो यूनिटी का फीलिंग ना आए बोल के वो कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे रेजिमेंट्स को सेपरेट कर रहे थे। ओके, लाइक जट रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट्स, ऐसे राजपूत रेजिमेंट्स, ऐसे करके वो लोग बहुत सेपरेशन शो कर रहे थे। ओके, तो इन 6 पॉइंट्स अंडर चेंजेस इन आर्मी हम डिस्कस कर चुके हैं, और एक पॉइंट बाकी है, बट उससे पहले यू पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, okay, so let's see the 7th change in the army. Newspapers, journals, nationalist publications were prevented from reaching the soldiers. जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, जर्नल्स थे, नेशनलिस्ट पब्लिकेशन थे, मतलब जो भी बुक्स या मैगजीन्स जिसमें नेशनलिज्म के बारे में चर्चा होती हो, या फिर इंडिया में जो भी चल रहा है वो सब लोगों तक कैसे पहुंचता है? न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स के थ्रू, isn't it? तो ये सब चीजें जो थे इंडियन सोल्जर्स को नहीं दिया जाता था। तो इससे क्या होगा, इंडियन सोल्जर्स इंडिया में क्या चल रहा है उसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं होगा। ओके, तो मतलब कि वो पूरे जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उससे पूरा कट ऑफ हो जाएंगे, उनको कुछ पता नहीं चलेगा कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं उनके अपने भाई बहन के साथ, पूरे इंडिया में क्या कर रहे हैं, उनका वो चीज का उन्हें कोई अंदाजा नहीं होगा। ऐसे क्यों किया गया? ताकि इवन इफ ऐसे कुछ एक्ट्स ब्रिटिशर्स किए जो सोल्जर्स को, इंडियन सोल्जर्स को अलाइनेट करे, उनसे अगर ऐसा कुछ एक्ट होता है तो वो एक्ट हुआ है बोल के
चलेगा, इसलिए वो लोग फिर से यूरोपियंस के अगेंस्ट मीन्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आर्म्स नहीं उठाएंगे या फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े नहीं होंगे। यही दिमाग में रखते हुए वो लोग पूरे इंडिया को ये इंडियन सोल्जर्स से कट ऑफ कर दिया। पूरा बाकी सब इंडियंस के लाइफ के बारे में इंडियन सोल्जर्स को अब कुछ भी पता नहीं चलेगा। ओके, तो चेंजेस इन आर्मी, जितने भी चेंजेस थे हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ओके, तो 1857 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो ब्रिटिशर्स थे, वो लोग पूरे इंडिया को मीन्स टेरिटोरियल expansion as well as exploitation, territorial exploitation as well as territorial expansion, ये चल रहा था। वो जितना हो सके उतना टेरिटरी अपने अंडर में ला रहे थे। बट 1857 के बाद इसमें एक चेंज देखने को मिला। टेरिटोरियल एक्सप्लॉयटेशन से अब हो चुका है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडिया अब उनके अंडर में ही थे, तो फिर उनको ये जरूरत नहीं था कि वो और टेरिटरीज को वॉर्स वेज करके अपने अंडर में लाए। ओके, सो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में क्या हुआ देखते हैं। फर्स्ट, India was made a place to export raw materials and import finished goods. ये तो पहले भी चल रहा था, अब इसका लेवल और थोड़ा बढ़ गया है। ओके, दैट इज इंडिया एक ऐसा प्लेस बन चुका था अब ब्रिटिशर्स के लिए जहां से रॉ मटेरियल्स लिया जाता था विथ वेरी लेस ड्यूटी रेट्स, और जो फिनिश प्रोडक्ट्स है, जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स है, वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स को इंडिया में लाके बहुत ही चीप कॉस्ट में सेल कर रहे थे, जिसकी वजह से जो इंडियन हैंडमेड क्लोथ्स और प्रोडक्ट्स है उनको ये इंडियंस सेल नहीं कर पा रहे थे। ओके, लेट्स सी द सेकंड वन, सैलरी एंड अलाउंसेस वर गिवन फ्रॉम इंडियाज रेवेन्यू। किसका सैलरी और अलाउंसेस? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। हमने पढ़ा ही था कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, एंड ऑफ कंपनीज रूल हुआ, तो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट कर रहे थे और उनको असिस्ट करने के लिए इंडियन काउंसिल को अपॉइंट कर रहे थे। तो ये सब लोगों का सैलरी और अलाउंसेस कौन दे रहा था? वो सब इंडियंस दे रहे थे। इंडियंस जो रेवेन्यू देते हैं, जो टैक्सेस देते हैं, उसी से इन सब का सैलरी और अलाउंसेस जा रहा था। मतलब कि ये जो सैलरी और अलाउंसेस थे वो इंडिया के वेल्थ के लिए एक बहुत ही इंडिया के वेल्थ का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन इन सब में चला जा रहा था। ओके, लेट्स सी द थर्ड वन, peasants were impoverished under British rule because indigo peasants revolted in 1860-68. That is, peasants का कंडीशन, फार्मर्स का कंडीशन बहुत ही खराब होते जा रहा था दिन बर दिन, बिकॉज उन पर बहुत ही हाई टैक्सेस लगाया जा रहा था और उनको फोर्स किया जा रहा था कि इंडिगो ग्रो करो, जिनसे उनका लॉस हो रहा था। ओके, तो इसी की वजह से पीसेंट्स का कंडीशन बहुत ही खराब था। अब इसी के चलते जो बिहार के इंडिगो पीसेंट्स है, जो पीसेंट्स को इंडिगो ग्रो करने के लिए फोर्स किया गया था, वो लोग 1866 से 1868 तक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किए कि हम ये नहीं करना चाहते हैं। तो एक रिवोल्ट हम देखिए 1857 के बाद हुआ। ओके, अब नेक्स्ट है रूरल आर्टिसन इंडस्ट्रीज कोलैप्स। यस, आर्टिसन इंडस्ट्रीज में हमारा हैंडीक्राफ्ट, वीविंग, स्पिनिंग, ये सब आता है। तो ये सब जो है दिन बर दिन उनका जो वैल्यू है वो सब घटते जा रहा था और फाइनली दीज इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि मशीन मेड प्रोडक्ट्स इंडिया में आ रहा था जो ये हैंडमेड प्रोडक्ट से बहुत ही चीप था। इसीलिए इंडिया जो लोग रहते थे सब कोई वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि लोगों के पास भी कम पैसा था, isn't it? Let's move on to the fifth one. The Indians had to pay heavy interest on the British capital invested in India. The British invested their capital in India in railways, plantations, shipping, etc. Means ब्रिटिश अपना जो भी मनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे वो क्या क्या चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे, लाइक रेलवेज, प्लांटेशन, शिपिंग, जूट इंडस्ट्री, ऐसे सब चीज में ब्रिटिशर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। अब ये इन्वेस्टमेंट के बदले
ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी इंडियंस को ही कॉस्ट पे करना पड़ा. ओके, see the Indians had to pay heavy interest on the British capital invested in India. The British invested their capital in India in railways, plantation, shipping, etc. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सभी पब्लिक यूटिलिटीज मीन्स लाइक रेलवेज एक पब्लिक यूटिलिटी है, शिपिंग, ये सब ज्यादा से ज्यादा यूज वो लोग ही कर रहे थे, बट स्टिल इंडियंस हैड टू पे हेवी इंटरेस्ट. ओके, सो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन. ओके, तो अब हम सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को कवर कर चुके हैं, इजंट इट? आज मैं 2 पॉइंट्स दैट इज चेंजेस इन आर्मी और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को एक्सप्लेन की, और पिछले वीडियो में दैट इज पार्ट 6 वाले वीडियो में बाकी 1 to 11 कॉन्सिक्वेंसेस को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ड्रॉबैक्स का मतलब क्या होता है? ड्रॉबैक्स मीन्स कमियां, क्या गलतियां रह गई थी जिसकी वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक सक्सेस नहीं हो पाया, वो हम देखेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज नो कॉमन प्लान ऑफ मिलिट्री एक्शन एंड नो सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप. सी, जब हम पढ़ रहे थे, अब इतना दूर तक हम पढ़ चुके हैं, तो जब जो हम पढ़े हैं उससे हमें ये पता चला है कि कोई एक वन लीडर नहीं था. अंडरस्टूड? मतलब कि हर एक जगह पर बहुत मीन्स सेंट्रलाइज्ड नहीं था. उसका मतलब यह है कि नॉर्थ में कोई लीडर लीड कर रहा है, साउथ में कोई लीडर लीड कर रहा है, वेस्ट ईस्ट, ऐसा हर एक प्रोविंसेस में एक एक अपने अपने लीडर्स लीड कर रहे हैं. ऐसा नहीं था कि सब कोई एक साथ थे, ऐसे यूनिटी नहीं था. ओके, और ये प्लान भी नहीं था, मतलब कहाँ से कौन सा रेजिमेंट अटैक करेगा, ऐसा कुछ प्लानिंग भी नहीं हुआ था. सब अपने हिसाब से जहाँ पे जो दिख रहा है उसे मारते चले जा रहे थे. ओके, तो इसीलिए कोई कॉमन प्लान ऑफ मिलिट्री एक्शन नहीं था. ये जो वॉर हुआ ये पहले से प्लान नहीं था. अंडरस्टूड? द सेकंड वन इज नो कॉमन गोल एक्सेप्ट एंटी फॉरेन सेंटिमेंट्स. ऐसा कोई पर्टिकुलर गोल नहीं था, बस जो एंटी फॉरेन सेंटिमेंट्स था, जो इतने सारे टॉर्चर्स, इतने सारे जो हार्डशिप्स उन्हें झेलना पड़ा था, वो जो उसकी वजह से जो एंटी फॉरेन सेंटिमेंट्स था, वही सब इमीडिएट कॉज के कारण जो कैट्रिज इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से जो वॉर स्टार्ट हुआ, देन सबको आके उसमें मिलने लगे. सबका कोई एक कॉमन गोल नहीं था, बस एक चीज कॉमन था, वो था एंटी फॉरेन सेंटिमेंट्स. अंडरस्टूड? थर्ड वन, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड द सर्विसेज ऑफ मैन ऑफ एक्सेप्शनल एबिलिटीज लाइक लॉरेंस, हैवलॉक, आउटरैम, कैम्पबेल. ऐसे बहुत सारे लोग थे, ऐसे बहुत सारे मैन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, जो कि बहुत जिनके पास बहुत एक्सेप्शनल एबिलिटीज थे. और यही लोग इनिशियल फेसेस, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के इनिशियल फेसेस में, यही लोग सब अपराइजिंग को कंट्रोल करने में हेल्प किए थे. जब तक फॉरेन हेल्प नहीं मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तब तक यही लोग जो मास अपराइजिंग हो रहा था सबको कंट्रोल करके रखने में हेल्प किए थे. ओके, फोर्थ वन इज ब्रिटिश एम्पायर हैड सुपीरियर रिसोर्सेज दैन इंडियंस. यस, ब्रिटिशर्स के पास इंडियंस से ज्यादा पैसा, ज्यादा मैन और ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस थे. दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी, मैन एंड आर्म्स एंड एम्यूनिशन. सब फील्ड में देखा जाए तो ब्रिटिश के पास सुपीरियर रिसोर्सेज था, जिसकी वजह से उनको ये आसान था कि मीन्स जिसकी वजह से इट वाज इजी फॉर देम टू सप्रेस द इंडियंस. ओके, अब फिफ्थ पॉइंट है, इट वाज नॉट अ नेशन वाइड मूवमेंट. ओके, लाइक जो ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये जो अपराइजिंग है, साउथ इंडिया तक उतना नहीं पहुंच पाया था. ओके, और भी कुछ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किए थे. सो इसलिए ये एक नेशन वाइड मूवमेंट नहीं था. ओके, नेक्स्ट, सम इंडियन स्टेट्स एंड बिग जमींदार्स रिफ्यूज टू जॉइन द मूवमेंट. ओके, कुछ इंडियन स्टेट्स जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ प्रिंस, कुछ रूलर्स ये इंडियन स्टेट्स के ये वॉर में ज्वाइन करने के लिए मना किए थे, बट कुछ रूलर्स है लाइक बहादुर शाह जफर
और नाना साहेब, ये सब बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। बट वहीं पर और कुछ रूलर्स थे जो ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ज्वाइन करने को मना कर दिए थे। लाइक जब हम पढ़ रहे थे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उधर हम रिलेशंस विद प्रिंसली स्टेट्स देखे, इजंट इट? तो उधर बताया गया था कि जो भी रूलर्स ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल थे उनको रिवार्ड किया गया। मतलब उधर से पता चला हमें कि कुछ ऐसे भी रूलर्स थे, कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जो ब्रिटिशर्स के तरफ थे, मीन्स दे डिड नॉट जॉइन द मूवमेंट एंड दे वर लॉयल टू द ब्रिटिश। ओके, कुछ जो बिग जमींदार थे वो लोग भी ये मूवमेंट को ज्वाइन करने से मना कर दिए थे। क्यों? क्योंकि ये जो बिग जमींदार का जो इकोनॉमिक एक्सचेंज सब होता था वो सब जो ब्रिटिश मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स है उन्हीं के साथ होता था। तो अगर वो लोग ये मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का साथ देंगे, देन इट्स ऑब्वियस कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो रुक जाएगा। नाउ द सेवेंथ वन इज सम सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी वर हॉस्टाइल टुवर्ड्स द अपराइजिंग। ओके, तो जो कुछ सेक्शंस थे इंडियन सोसाइटी के, जो जमींदार और ऐसे कुछ कुछ जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि ऐसा एक वॉर हो, ऐसा फर्स्ट ये जो इंडिपेंडेंस के लिए वॉर हो, और इसीलिए वो लोग जो ये वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके अगेंस्ट थे, मतलब कि ब्रिटिशर्स के साथ थे। सम सेक्शंस ऑफ एजुकेटेड इंडियंस डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट एज दे बिलीव दैट द ब्रिटिश रूल कैन मेक इंडिया मॉडर्नाइज। ओके, तो जो कुछ जो एजुकेटेड इंडियंस भी थे वो लोग भी ये वॉर को सपोर्ट नहीं किए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर इंडिया में ब्रिटिश का रूल चलेगा देन इंडिया भी मॉडर्नाइज हो जाएगा जैसे उनका कंट्री था। उन्हें लगा था उनके कंट्री में जो डेवलपमेंट्स हो रहा है वैसे डेवलपमेंट हमारे कंट्री में भी होगा। और उन्हें ये भी लगता था कि जो लोग उनके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं वो उनकी वजह से इंडिया जो है और पीछे चला जाएगा। ओके, तो उनका ये मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स हमें रूल करेंगे देन उनकी कंट्री में जो भी ब्रिटेन में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहा है वैसे ही डेवलपमेंट्स इंडिया में भी ब्रिटिशर्स लाएंगे, तो इसीलिए इंडिया मॉडर्नाइज्ड होगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भले ही कुछ कुछ इन्वेंशंस जो ब्रिटिशर्स इधर किए थे दैट डेवलप्ड इंडिया, लाइक रेलवेज, जो उनके पर्पसेस के लिए था, बट स्टिल इट वाज बेनिफिशियल फॉर अस, इजंट इट? लेट्स मूव ऑन। The uprising was supposed to begin on May 31st, 1857, but it began much before due to Greece cartridge incident. Okay, तो एक्चुअली जो अपराइजिंग है वो May 31, 1857 को स्टार्ट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, उससे बहुत ही पहले स्टार्ट हो गया। दैट इज March 29, 1857 को वो स्टार्ट हो गया। इसके वजह से जो भी वो लोग सोचे होंगे, जो भी प्लानिंग होगा वो पूरा ही बिगड़ गया। तो ये March 29, 1857 इतना जल्दी जो अपराइजिंग क्यों स्टार्ट हुआ? बिकॉज ऑफ द ग्रीस कार्ट्रिज इंसिडेंट। हम पढ़े हैं इमीडिएट कॉज में। इमीडिएट कॉज क्या था? ग्रीस कार्ट्रिज के वजह से मंगल पांडे जो है अटैक कर दिए थे, इजंट इट? तो उधर से ही वो इंसिडेंट से हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ। तो वो इंसिडेंट कब हुआ? March 29, 1857। मतलब कि May 31 को स्टार्ट होना चाहिए था बट मार्च में स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से जो भी उनका प्लानिंग था, जो भी था, कुछ भी सही से नहीं हो पाया। ओके, सो दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम नेचर ऑफ वॉर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो अगर नेचर ऑफ वॉर के बारे में बात करें देन सब हिस्टोरियंस और सब स्कॉलर्स का एक व्यू नहीं था, सबका व्यूज अलग थे। ओके, नाउ विनायक दामोदर सावरकर उनकी बुक में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके, उनका बुक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, को एक प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस जैसे डिस्क्राइब किए हैं। दैट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को विनायक दामोदर सावरकर अपने बुक में एक प्लान्ड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस कहकर डिस्क्राइब किए हैं। बट जो हमारे और एक नोटेड हिस्टोरियन दैट इज S.N. सेन, वो
मानते हैं कि ये जो 1857 का जो वॉर है दैट वाज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उनके हिसाब से जो फाइट है वो पहले अपने रिलीजन के लिए शुरू हुआ, फिर वो फाइट धीरे धीरे इंडिपेंडेंस के लिए हो गया। Isn't it? वो सही भी है, क्योंकि इमीडिएट कॉजेस में जो पहले मंगल पांडे अटैक इसलिए किए क्योंकि उनके रिलीजन, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम दोनों के रिलीजन को ये ग्रीस कैटरिज डिफाइन कर रहा था। Isn't it? तो एक रिलीजन, अपने रिलीजन के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बट वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंस का वॉर बन गया। ओके, अब ये जो अपराइजिंग है 1857 का, उसको हर जगह पर या फिर मोस्टली द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। अब ऐसे क्यों कहते हैं? सी, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मास अपराइजिंग in which all sections of Indian society participated against a common enemy, that is British. Okay, तो एक मास अपराइजिंग था और मैक्सिमम all sections लिखा गया है, बट सारे सेक्शंस तो नहीं आए थे एज वी रेड, isn't it? कि कुछ प्रिंस, कुछ जमींदार ये लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे, बट स्टिल मैक्सिमम सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी पार्टिसिपेटेड इन इट। ओके, नेक्स्ट वन इज it paved the way for the rise of modern national movement। जो हमारे ग्रेट हीरोज थे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, मंगल पांडे, इन सब का सैक्रिफाइसेस एक मोटिवेशन बन गया था फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो आगे जाकर मॉडर्न नेशनल मूवमेंट किए। ओके, सो इट पेव्ड द वे, एक रास्ता लिखाया उनको कि क्या किस तरफ जाना है, हमें कैसे इंडिपेंडेंट, अपने इंडिया को इंडिपेंडेंट करना है। ओके, सो इधर हम ये वीडियो के साथ हम पूरा चैप्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को एंड कर रहे हैं। ओके, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी ही आएगा। सो आप क्या करेंगे, पूरा बुक को फिर रीड करेंगे, जो एक्सरसाइजेस दिया गया है उसके सारे क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। जब आप स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि जो कॉजेस है, कंसिक्वेंसेस है, ड्रॉबैक्स है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सब स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में आ रहा है। ओके, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।